मक्का डिफेंस पैक्ट, दूसरे शब्दों में कहें तो इस्लामिक नेटो, कि जिसको सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और टर्की ने मिलकर बनाया है, ये जब से ही बना है तब से लगातार दुनिया भर के अंदर बस यही चर्चा हो रही है कि आखिर ये नेटो बना किसके ख़िलाफ़ है। क्या ये इजराइल के ख़िलाफ़ बना है या फिर ईरान के ख़िलाफ़ बना है? अब इसका जवाब किसी के पास क्लियर तो है नहीं, सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं, मगर क्लियर जवाब कोई भी नहीं दे पा रहा है। मगर अब जब इसको बने हुए कुछ दिन गुजर चुके हैं, तो अब धीरे धीरे हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर ज़रूर आ रही हैं कि जो हमको बता रही हैं या फिर कम से कम इशारा दे रही हैं कि ये जो सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो है, ये किस दिशा में जाएगा या फिर किस डायरेक्शन में जाएगा। मामला ये है साथियों कि टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मतलब कि हाकान फिदान, उन्होंने एक जगह पर मीडिया से बात करते हुए अपनी ज़बान से कुछ ऐसी चीज़ें निकाली हैं कि जिसकी वजह से ये जो इस्लामिक नेटो है, इससे जुड़ी हुई जो अभी तक बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, वो अब दुनिया के सामने ज़ाहिर हो चुकी है। और जैसा कि मैं देख पा रहा था कि जो इज़राइल का मशहूर अखबार है हारिस, उसने भी हाकान फिदान से जुड़ी हुई इन तमाम डिटेल्स को, इस पूरे मैटर को खूब बड़ा चढ़ाकर रिपोर्ट किया है। तो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान की तरफ से बोली गई जो बातें थीं, उनके ज़रिए से हमको जो पहली चीज़ पता चली वो तो ये थी कि ये जो इस्लामिक नेटो है, इसका भी एक हेडक्वार्टर होगा, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे नेटो का हम देखते हैं या फिर उस OIC का देखते हैं कि जिसको मजाक मजाक में OIC भी कहा जाता है। और ये हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? ये होगा सऊदी अरबिया के अंदर। इसके बाद हाकान फिदान की तरफ से हमको जो दूसरी बात पता चलती है, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा भी है, वो बात ये थी कि जब हाकान फिदान से ये सवाल किया गया कि क्या वाकई इस्लामिक नेटो भी बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा असली नेटो है, मतलब क्या ये जो पूरा आपका डिफेंस पैक्ट है, ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा कि जैसे नेटो करता है कि एक पर हमला तो सब पर हमला? इसके जवाब में हाकान फिदान ने बड़े ही सफाई सुथराई के साथ ये कहा कि हाँ, जो हमारा ये डिफेंस पैक्ट है, ये भी टेक्निकली जो नेटो का आर्टिकल 5 है उसी की तरह है, मतलब वैसे ही काम करेगा। अब इन्होंने ये जो टेक्निकली यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, इसका पता नहीं इन्होंने यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, इसका बाद में क्या मतलब निकाला जाएगा, मगर हाँ ये ज़रूर कह दिया है कि ये डिफेंस पैक्ट भी बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा नेटो का आर्टिकल 5 है, मतलब किसी भी एक के ऊपर हमला सब पर हमला समझा जाएगा। इसके बाद हाकान फिदान के थ्रू हमको जो तीसरी और सबसे अहम बात पता चलती है वो ये है कि हाकान फिदान के मुताबिक चौथा देश भी इस ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन करने जा रहा है। अब वो चौथा देश कौन सा है? तो वो चौथा देश है इजराइल का पड़ोसी मिस्र, कि जिसको इंग्लिश में हम लोग इजिप्ट भी कहते हैं। हाकान फिदान के मुताबिक बातचीत बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिन पर बात अभी तक नहीं बन पाई है। जैसे ही वो टेक्निकल इशू भी फिक्स हो जाएंगे तो फ़ौरन ही हम देखेंगे कि बहुत जल्द ही इजिप्ट भी इसी ग्रुप के अंदर शामिल होगा, मतलब ये जो सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो है, इसका चौथा मेंबर बन चुका होगा। अब साथियों, यहाँ पर एक मुद्दे की बात यह है कि जब तक ये इजिप्ट वाली खबर कन्फर्म नहीं हुई थी, तब तक अगर आप लोग मुझसे पूछते कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं कि ये जो नेटो बना है, इसके बारे में मेरी अपनी पर्सनल राय क्या है, क्या ये ईरान के ख़िलाफ़ बना है या इजराइल के ख़िलाफ़ बना है, तो कम से कम मैं इतना कहता कि मुझको 50-50 चांसेस लग रहे हैं। मतलब मुमकिन है कि ये ईरान के ख़िलाफ़ बना हो, या ये भी मुमकिन है कि ये वाकई इजराइल के ही ख़िलाफ़ बना हो। लेकिन जैसे ही ये इजिप्ट वाली ख़बर कन्फर्म हुई है कि चौथा देश इसमें ज्वाइन करने जा रहा है और वो चौथा देश मिस्र होगा, तो फिर समझ लीजिए कि बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कम से कम आपको ये गारंटी 50-50% की भी नहीं दे सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर दो ऐसे बड़े देश मौजूद हैं कि अगर उनकी हुकूमतें आपको कहीं पर भी नज़र आ जाएं, तो आप अपने मन में पहले ही ये सोच लीजिए कि उस जगह पर इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना तो दूर की बात, बल्कि इनके ख़िलाफ़ चू भी नहीं की जाएगी। वो दो बड़े देश और उनकी हुकूमतें कौन सी हैं? तो उनमें से पहले देश का नाम तो है जॉर्डन, जिसको उर्दन कहा जाता है, जहाँ पर मोनार्की है, और दूसरे देश का नाम है इजिप्ट, जहाँ पर मिलिट्री रूल है। ये दोनों ही देश ऐसे हैं कि जिनकी जो हुकूमतें हैं वो अमेरिका की तरफ से आने वाली मदद के रहमो करम पर ही ज़िंदा हैं, वरना ये हुकूमतें सरवाइव तक नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए ये वो सब कुछ करते हैं कि जो इनको वाशिंगटन या फिर तल अवीव से करने के लिए बोला जाता है। इनसे वहाँ से अगर कहा जाता है कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, इनसे कहा जाता है बैठ जाओ तो ये बैठ जाते हैं। अब इस तरह के किसी देश का इस सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो ग्रुप में शामिल हो जाना क्लियरली ये इशारा दे रहा है कि कम से कम ये आने वाले कुछ सालों में तो इजराइल के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन
नहीं लेने जा रहे हैं। मतलब शुरुआती दिनों में हमको जो भी एक्शन अगर इनकी तरफ से नज़र आएंगे तो वो एक्शन ईरान या फिर किसी ईरान सपोर्टेड ग्रुप के ही खिलाफ होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जब से ये इजिप्ट वाली खबर कंफर्म हुई है तब से एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आने लगी है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से अब ये इशारा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के बाद ये ग्रुप भले ही कुछ भी करे, मगर अब शुरुआती दिनों में, शुरुआती महीनों में हम इस ग्रुप की तरफ से अगर कुछ करता हुआ देखेंगे तो वो होगा रेड सी के अंदर एक्टिविटी को बढ़ाना। मतलब ये जो ग्रुप है जिसमें ये टर्की और मिस्र जैसे देश होंगे, ये रेड सी के अंदर अपनी मौजूदगी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे। कैसे बढ़ाएंगे और क्यों बढ़ाएंगे ये आपको मैप के ज़रिए से समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो समुद्र है, मेडिटेरेनियन सी, वहाँ पर तो ऑलरेडी टर्की हमको नज़र ही आता है। फिर इधर नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक सुइस कैनाल है कि जिसके ज़रिए से ही रेड सी ऊपर मिलता है। तो यहाँ पर मिस्र बैठा हुआ है, और वैसे भी मिस्र एक ऐसा देश है कि जो जब से ये पिछले कुछ वक्त से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो अपने सुइस कैनाल के बंद होने की वजह से काफ़ी परेशान है, क्योंकि सुइस कैनाल उसकी इकोनॉमी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और ये सुइस कैनाल क्यों बंद हुई थी या फिर अभी भी क्यों बंद पड़ी है, उसकी वजह थी रेड सी में मौजूद हुतीज़, जिन्होंने इस इलाके का ब्लॉकेट कर रखा था। तो अब 100 बातों की एक बात यह है कि सऊदी अरबिया तो एक ऐसी ताकत है कि जो रेड सी में कुछ खास कर नहीं सकता है। उसके पास ना तो कोई ख़ास मिलिट्री है, और नेवी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी कुछ वक्त पहले ये खबर आई भी थी कि उसने बहुत सारे देशों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया है कि जो रेड सी में कोई एक्टिविटी वगैरह करेगा, मगर वो भी फेल ही हो गया था। तो इस इलाके में जो बची कुची वाकई कुछ असरदार नेवी है तो वो इजिप्ट के पास है, और इजिप्ट का इस ग्रुप को ज्वाइन करना क्लियरली इशारा दे रहा है कि टर्की, मिस्र या फिर सऊदी अरबिया, या थोड़ा और ऊपर जाकर अगर अंदर की बात करें तो अमेरिका भी, इन सब का ये मंसूबा है कि रेड सी के अंदर एंटर हुआ जाए। अब जाहिर है अमेरिका के असर रसूख में रहने वाले ये जितने भी मुस्लिम देश हैं, ये पर्शियन गल्फ़ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास तो भटक नहीं सकते हैं। वहाँ पर इनका कोई लेना देना नहीं है, और न ही इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये बिला वजह में जाकर ईरान को छेड़ें। तो कम से कम ये यहाँ पर हूतियों से टकराने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कुछ नहीं भी बन पा रहा है तो इधर रेड सी के ज़रिए से ईरान के इस जंग के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनको कम किया जा सके। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो चला ही गया है, लेकिन बाकी का जो समुद्री रास्ता है जहाँ पर ईरान अपनी मिसाइलों के ज़रिए से कुछ ना कुछ कर सकता है, उन तमाम को पहले ही महफूज बना लिया जाए। यहाँ पर जाते जाते मैं इस सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो से रिलेटेड एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस ग्रुप के अंदर जो टर्की नाम का देश है, हम जानते हैं कि वो पिछले लगभग 70 सालों से नेटो जैसे एक बड़े और ताकतवर ग्रुप का मेंबर रहा है। इसके अलावा उस ग्रुप के अंदर इसकी अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी फ़ौज है, और अगर यूरोप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ी ही फ़ौज है। और फिर इस वक्त वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हाकान फिदान, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो पहले वहाँ की इंटेलिजेंस के चीफ हुआ करते थे। तो अब वो जब इंटेलिजेंस के चीफ थे तो अंदर ही अंदर जो तमाम देशों के रिश्ते होते हैं जो ऊपर से नज़र नहीं आते हैं, वो रिश्ते किसी दौर में टर्की की तरफ से उन्होंने ही चलाए होंगे। उनके वेस्टर्न पावर्स के साथ और नेटो के जितने भी देश हैं उनके साथ किस तरह के रिश्ते होंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो टर्की से जुड़ी हुई ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो उसकी ताकतें हैं जो मैंने आपको गिनाई, इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो ग्रुप बना है इस्लामिक नेटो, इसके अंदर शुरुआती दिनों में सबसे अहम खिलाड़ी, सबसे अहम किरदार टर्की का ही होगा। वो इसलिए क्योंकि इन 3-4 देशों में से सिर्फ टर्की ही है कि जिसके पास नेटो में लगातार रहने की वजह से इस बात का एक्सपीरियंस है कि इस तरह के बड़े और ताकतवर देश किस तरीके से वजूद में आते हैं, उनको किस तरीके से ऊपर उठाया जाता है, और फिर किस तरीके से वो दुनिया के अंदर अपना असर रसूख फैलाना शुरू करते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा चांसेस यही हैं कि शुरुआती दिनों में इस पूरे ग्रुप का सबसे एक्टिव प्लेयर टर्की नज़र आएगा। बाकी जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, डेवलपिंग मामला है, आगे क्या क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वो मशहूर शेर है कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी हाँ, जाते जाते एक काम ज़रूर कर देना, और वो ये कि नीचे मौजूद जो लाल बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस वीडियो के बाद अगर आप लोग हमको भूल जाएं, दोबारा मिलने के लिए ना भी आएँ, तो हम लोग खुद से एक नई वीडियो के ज़रिए से आप लोगों से मुलाकात करने के लिए ज़रूर पहुंच जाएं। बाकी आज का ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।